वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसलों से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दिया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने समाअत का हुक्म जारी करते हुए कहा, जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें, जिन मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फौजदारी अदालतों में मुंतकिल करें। सजा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। फौजी अदालतों के हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अपीलों से मशरूत होंगे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तिफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस ज़िम्मे में लाया जा सकता है? फौज में कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जाता है, उसे इल्म होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नियत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मंदुखेल ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। आईनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। 26वीं आईनी तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पहले हफ्ते ये केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते सुनेंगे। हमारे पास आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त देने पर तशवीश का इजहार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, हमारे 85 कारकुनों के मुकदमे फौजी अदालतों में हैं, आलमी अदालत इंसाफ जाने पर मुशावरत करेंगे। आईनी बेंच से मुताल्लिक़ हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि चाहे वो हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो है उसको अदा किया जाए। हम इस पर बड़ी तशवीश रखते हैं। जो हमारा खदशा था, ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई। हम इसके ऊपर वकला से मशावरा कर रहे हैं, हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या हम इसके ऊपर रिव्यू पे जा सकते हैं या हम कोई इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जा सकते हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज, रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से कुचलने का केस। थाना रमना में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की 10 मुख्तलिफ दफात शामिल। मुकदमा सिंध रेंजर्स एहलकार की मुद्दयत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाकया बानी पीटीआई की इमा और हुक्म पर हुआ। जेल में पीटीआई क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान कुछ कैदी, जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी पीटीआई के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर ने की। उमर अयूब, शेख वकास, सलमान अकरम ने हिकमत अमली बनाई। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत ने हुक्म की तामील की। बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। एहतजाज में एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचल दिया था। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जानना चाहते हैं गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी को जिम्मेदार समझते हैं। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे, हुकूमत ड्रामे कर रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का कहना था, माइनस बानी पीटीआई मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 9 मई हुआ था, उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, 24 नवंबर का जुडिशल कमीशन। हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया। हम इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को। इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। ड्रामेबाजी छोड़ो, किसी की बाप का मुल्क नहीं है ये, 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। पाकिस्तान की बका के लिए कमेटी बनी। माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं।
शहीदों की यादगारें और तैयारे जलाने वाले कहते हैं हम सिविलियन हैं, आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं एक पार्टी सरबरा को फांसी चढ़ाया गया, शहीद बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया, किसी ने ये काम नहीं किया। अदालत फैसला करेगी आर्मी एक्ट का दायराकार कहां तक होगा। फौजी इंस्टॉलेशन का रुख करते हैं, 200-250 तनसीबात पे हमले करते हैं, यादगारें जला देते हैं शौला की, तैयारे जला देते हैं फौजी, और कमांडर का घर जला देते हैं, GHQ पे चढ़ होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हम सिविलियन, ये काम सिविलियन नहीं किया गया। एक पार्टी के सरबराह को फांसी चढ़ा दिया गया, उन्हीं की एक बहुत बड़ी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद यहाँ कत्ल कर दी गई दिन दहाड़े। किसने ये काम किए हैं जो आप कर रहे हैं, और आप कहते हैं जी कि हम सिविलियन हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी की वजह सामने आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 8 एतराज़ किए हैं। सदर ने कहा मदरसों के मामले में आलमी सतह के उमूर मद्देनज़र रखे जाएं। बिल की मंजूरी से फैटफ रेटिंग्स कम कर सकता है, आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, एक एतराज इससे कबल भेज चुका, स्पीकर साहब ने उसकी इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके वापस किए हैं, फिर उसके बाद उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गई। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर 8 एतराज उठाए हैं। सदर ने एतराज उठाया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर FATF और दूसरे आलमी इदारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर मुमलिकत ने कहा नए बिल की मुख्तलिफ शक्लों में मदरसे की तारीफ मुतजाद है। बतौर सोसाइटी रजिस्टर कराने से मदरसों को तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिरकावारियत के फैलाव का खदशा है। एक सोसाइटी में बहुत मदरसों से अमन की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। सदर ने एतराज उठाया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फनून लतीफ़ा की तालीम दाखिल है, दीनी तालीम दाखिल नहीं। इस एक्ट में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वालों में भी तनाज़े हो सकता है। सदर ने कहा सोसाइटी एक्ट में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। मदारिस के मामले में आलमी सतह के उमूर को मद्देनजर रखा जाए। सदर के एतराज़ात पर हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मगरिब का मंजूर नज़र बनने के लिए सदर ने मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। बताया जाए पार्लियामान सुप्रीम है या ऐवान सदर। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का सवाल। AIY से गुफ्तगू में कहा मुल्क में कानून साजी FATF की मर्जी से होगी या आवाम की मर्जी से। मीटिंग्स होते रहे, वहाँ सदर साहब को ये इतराज़ात क्यों याद नहीं आए, इसको हम बदनीति समझते हैं। यहाँ सुप्रीम पार्लियामेंट है, ये ऐवान सदर है। मगरिब को खुश करने के लिए कि मैं इतना लिबरल हूँ, इतना सेकुलर हूँ, अपने आप को किसके सामने मंजूर नजर साबित करना है। उन्होंने FATF का हवाला दिया है। सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट किसका है? ये FATF का पार्लियामेंट है, ये IMF का पार्लियामेंट है, या कानून साजी FATF की मर्जी से होगी या 25 करोड़ आवाम के मुंतखब पार्लियामेंट की मर्जी से होगी। खबर यह है कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा। जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान की शर्तों पर कुछ फैसले होना बाकी हैं। मामलात हल करने के लिए ICC की अहम वर्चुअल मीटिंग कल होगी। चेयरमैन जय शाह भी शरीक होंगे। पाकिस्तान और भारत मुआहिदे पर रजामंद। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया का दावा। मगर पाकिस्तानी कैंप से खबरें आ रही हैं कि मुआहिदे में अभी कुछ चीजें तय होना बाकी हैं। जराए का कहना है पाकिस्तान मौकिफ पर कायम है और जर तलाफी का मुतालबा कर चुका है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि PCB को इजाफी माली मुआवजा नहीं मिलेगा, मगर 2027 के बाद ICC के विमेंस इवेंट की मेजबानी मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। पाक भारत टाकरा, कोलंबो और बाकी मैचेस भी श्रीलंका में होंगे।
शेड्यूल में ताखीर की वजह से ब्रॉडकास्टर का सब्र जवाब देने लगा। ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि इवेंट 50 ओवर के बजाय T20 फॉर्मेट में कराया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए गैर यकीनी के बादल छटने के लिए 1 से 2 दिन बहुत अहम हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी का चैलेंज। दूसरे मैच में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 1 विकेट 16 रन्स पर गिर गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान 11 रन्स बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और बाबर आजम विकेट पर मौजूद हैं। मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। सुफियान मुकीम की जगह जहांदाद खान को शामिल किया गया है। प्रोटियाज ने पहले T20 11 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की थी और ये तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर कहा, मुल्क के लिए खेलना बड़ा एजाज़ रहा। पाकिस्तान की जर्सी में गुजरा हर लम्हा नाकाबिले फरामोश है। इमाद ने T20 वर्ल्ड कप से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली थी, लेकिन इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सके। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 43 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है 12 और 13 दिसंबर की रात लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारजी मारे गए। KP में 9 दिसंबर से अब तक 18 खारिज मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में 13 दिसंबर को फोर्सेज और दहशतगर्दों में 2 झड़पें हुई। मूसा खेल और पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है बलूचिस्तान में 9 दिसंबर से अब तक 25 दहशतगर्द मारे गए हैं। अमन के क़याम तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। खबर कराची से, जहां ऑनलाइन बाइक राइडर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल ने अपनी रोज़ी का ज़रिया मोबाइल फ़ोन न दिया, लुटेरों ने गोली मार दी। गुलिस्तान जौहर में शाम 4 बजे ये वाक़या पेश आया। मकतूल के बुरसा अभी तक नहीं मिल सके हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सलमान, शनाख्त हो सकी है, बुरसा कहाँ हैं? देखिए, इसकी शनाख्त फहाद हुसैन के नाम से हुई है। अब इस गुलिस्तान जौहर पुलिस ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो नए पहलू अब सामने आए हैं। कुछ मशकूक चीज़ें भी सामने आई हैं। इन्वेस्ट दौरान पुलिस ये कहती है अगर ये किसी भी कंपनी का ऑनलाइन बाइक ड्राइवर होता तो उनके लिए लाजमी होता है कि वो हेलमेट पहने, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। इसके पास से हेलमेट नहीं मिला। जो ये मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। ये थोड़ी मशकूक चीज़ें पुलिस को मिली हैं। उसके बाद अब पुलिस ने इसके जब नाम पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद मालूम की तो तमाम 5 सिमें निकली। वो तमाम की तमाम सिमें बंद है। एक कोई महीने पहले कोई सिम ऑन हुई थी। पुलिस इसके घर वालों से राब्ता करने की कोशिश कर रही है। अब तक उनके घर वालों से राब्ता भी नहीं हो सका। अब तक जो ये बात सामने आ रही थी कि इसका ऑनलाइन बाइक राइडर किस तरह इसकी शनाख्त हुई, तो पुलिस ने जब इसकी लाश वहाँ से देखी तो इसने कंपनी की शर्ट पहन रखी थी, टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसकी वजह से ये कहा गया कि ऑनलाइन बाइक राइडर हो सकता है। लेकिन केस की तफ्तीश के दौरान अब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। अब तक इसके घर वालों से तो चीज़ें सामने नहीं आ सकी। जो कराची शहर में कितने ही लोग बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो ये हेलमेट ना पहनना इस शख्स को मशकूक बना देता है। पाकिस्तान में कितने ही शहरियों के नाम पर मुख्तलिफ सिम कार्ड्स मौजूद हैं, इसके नाम पर भी होंगी। ये मशकूक कैसे हो गया, ज़रा ये बताइए। देखिए, मशकूक सबसे अहम चीज़ होती है कोई भी अगर मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल की फिटनेस जो कंपनी वाले पाबंद करते हैं, और दूसरी नंबर प्लेट होना। इसकी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट ही नहीं लगा हुआ। ये सबसे ज़्यादा चीज़ पुलिस को जो मशकूक मालूम होती है वो यही चीज़ है कि इसकी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा हुआ। उसके बाद अगर इस शख्स की शनाख्त होगी तो क्या ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता शख्स है? दूसरा ये कि यहाँ ये भी होता है कि एक बाइक को या एक गाड़ी को रजिस्टर करवाया, उस नंबर प्लेट को किसी दूसरी गाड़ी पर यूटिलाइज किया जा रहा होता है। ये भी एक पहलू हो सकता है, खैर फिटनेस वाला। लेकिन अगर शनाख्त हुई है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका? देखिए, पुलिस अब तक इस केस पे काम कर रही है क्योंकि इसकी लाश यहाँ पे सर्द खाने मुंतकिल की गई है, पोस्टमार्टम किया गया है। वकूआ से फॉरेंसिक की चीज़ें जो खोल हैं वो भी अब तक पुलिस को नहीं मिले। तो अब तक जो पुलिस को इब्तिदाई तौर पर लग रहा था डकैती का वाक़या, ये CCTV फुटेज से मालूम हो रहा था। अब पुलिस दूसरी केस की दूसरे पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। अब तक पुलिस को कुछ ये भी क्लू मिले हैं कि ये किसी ऐसा शख्स नहीं है कि गरीब शख्स हो या फिर बिल्कुल परेशान हाल शख्स हो। पुलिस को अब तक भी इस हवाले से कोई और चीज़ें नहीं
بھی نہیں ملی ہیں, گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. تو پولیس اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر کام کر رہی ہے اور اب تک تمام کیسوں پہ پہلوؤں پر انیشیل سٹیج ہیں. اس حوالے سے پولیس یہ نہیں کہہ سکتی کہ موبائل فون آپ کیونکہ سلمان مختلف کرائم سینس کو دیکھتے رہتے ہیں, معاملات پر نظر رکھتے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر آپ کی حد تک کیا معاملات ہیں, معلومات ہیں, آپ کا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج کو جو پولیس اور رینجرز کے افسران نے موقع پر پہنچ کر دیکھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈکیتی کی واردات ہے اور وہ موبائل فون اس کا لے کر جا رہے تھے اور نوجوان کی جانب سے مزاحمت کی. نوجوان ایک شخص کو پکڑنے میں کامیاب ہوا اور اس کے بعد اسی دوران بائک پر بیٹھے ہوئے دوسرا شخص 2 گولیاں مارتے ہیں اور یہ موقع پر ہی انتقال کر جاتا ہے. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور اس کو ہی دیکھنے کے بعد تمام افسران نے یہ انالائز کیا یہ ڈکیتی کی واردات ہو سکتی ہے. لیکن جب دیگر پہلوؤں پر تفتیش کی گئی تو اس میں پولیس کو یہ لگا کیونکہ جو دونوں ڈکیت فرار ہوئے علاقوں سے مزید پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج ملے, ان کے چہرے بھی واضح ہو چکے, اب ان کی شناخت کا عمل کیا جا رہا ہے. انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں پہن رکھا. البتہ جب مقتول کی چیزیں سامنے آئی تو پولیس کو یہیں پہ کئی سارے ڈاؤٹ سامنے آنے شروع ہوئے کہ یہ جو ڈاؤٹس میں نے آپ کو بیان کیے ہیں اس ڈاؤٹ پر بھی کام کر رہی ہے اور ان کا اب سب سے اہم چیز ہے کہ ان کے گھر والوں سے رابطہ کر سکے تاکہ اس کیس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور اس ذاتی دشمنی کے عنصر پر بھی پولیس اب تحقیقات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈاکو نے ایک شہری کو قتل کر دیا اور قتل ہونے والا شہری مشکوک بتایا جا رہا ہے ابتدائی طور پر. سلمان لودھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. کراچی کے عالمی کتب میلے کے دوسرے روز 2 لاکھ افراد کی آمد. منتظمین کہتے ہیں ایکسپو سینٹر کے ایک ہال سے شروع ہونے والا میلہ 3 ہالوں تک پہنچ گیا. انور خان کی رپورٹ. بہت ساری ویرائٹی ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہے, کمپیئر کر سکتے ہیں بکس. جب یہ پہلی مرتبہ لگا تھا پہلا کتب میلہ یہ ایک ہال میں تھا, اب یہ 3 ہال میں ہے. عالمی کتب میلے کے دوسرے دن کراچی کے نجی و سرکاری اسکولوں کے علاوہ جامعات کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. بہت ساری ویرائٹی ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں بکس. اسکولوں کے طلباء و طالبات انتہائی منظم انداز میں قطار در قطار ایکسپو سینٹر میں داخل ہوتے ہوئے بھی نظر آئے. علم کی رغبت ان کو علم کی بستی میں لے کر آئی تھی. بکس ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ہم ان بکس سے بہت ساری معلومات بھی حاصل کرتے ہیں. ایکسپو سینٹر کے مختلف ہال کے اندر انواع اقسام کی کتابیں موجود تھیں. ہر وہ شخص جو علم کو متلاشی تھا اپنے اپنے ذوق سے متعلق کتابیں تلاش کرتا نظر آیا. 19واں کتب میلہ ہے. جب یہ پہلی مرتبہ لگا تھا پہلا کتب میلہ یہ ایک ہال میں تھا, اب یہ 3 ہال میں ہے. منتظمین کے مطابق کتب میلے کے دوسرے روز کم و بیش 2 لاکھ سے زائد کراچی کے شہریوں نے کتب میلے میں شرکت کی. عالمی کتب میلے میں لاکھوں طلباء و طالبات اور شہریوں کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کے حوالے سے یہ کتب میلے انتہائی اہمیت کے حامل ثابت ہوتے ہیں. کیمرہ مین نشان محبوب کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت کی سول نافرمانی کی تحریک ملک دشمنی کے مترادف ہے. مذاکرات سے ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. گورنر پنجاب سے پیپلز لائرز فورم گجرانوالہ ڈویژن کے وفد نے ملاقات کی. گورنر نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جمہوریت کے خلاف کام کرنے والے سازشی عناصر کا راستہ بند ہو گیا. پیپلز لائرز فورم کے وکلاء نے حقیقی جمہوریت کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا. عقوبت خانے, بارودی سرنگیں اور خفیہ فائلیں. بی بی سی شام کی خفیہ ایجنسی کے دفتروں تک پہنچ گیا. بی بی سی کے نمائندے ان خفیہ تہخانوں تک گئے جہاں مبینہ طور پر لوگوں کو قید رکھ کر تشدد کیا جاتا تھا. تہخانے میں شام کی سرکاری سیکیورٹی ایجنسی کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے. برطانیہ میں زرعی خاندانوں کے لیے وراثتی ٹیکس سے استثنا ختم کرنے کے خلاف لندن میں کسانوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. سینکڑوں ٹریکٹرز نے وسطی لندن میں پارلیمنٹ کے قریب سڑکوں کو بلاک کر دیا. کسانوں کا کہنا ہے وراثتی ٹیکس سے استثنا ختم کرنے سے خاندانی فارمرز تباہ ہو جائیں گے اور خوراک کی پیداوار کم ہو جائے گی. اس ٹیکس کی وجہ سے وہ اپنی زمینیں بیچنے پر مجبور ہیں. یہ ہمارے زرعی تابوت میں آخری کیل ہے. ایڈونچر کے شوقین سیاح ہو جائیں تیار. دنیا کے بلند ترین ہاٹ ایئر بیلون کو بالاکوٹ سے لانچ کر دیا گیا ہے. ہاٹ ایئر بیلون پاکستان میں پہلی مرتبہ لایا گیا ہے. طاہر شہزاد کی رپورٹ. ضلع مانسہرہ کے تاریخی مقام بالاکوٹ میں پاکستان کے پہلے ہاٹ ایئر بیلون کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا جو ونٹر ٹورزم اور بین الاقوامی سیاحت کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا. ایک اٹریکشن پیدا ہوگی سیاحوں کے لیے بھی, یہاں مقامی لوگوں کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی.